बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ज़लज़ला मुतासरीन की कहानियाँ आपके लिए लेकर आ रही हूँ। आपको बता रही हूँ कि लोग किस हाल में हैं, खुदा के लिए उनकी मदद कीजिए, आगे बढ़िए। ज़्यादा बात लंबी नहीं करूँगी, वाक़े की तरफ आऊँगी और इरम और मरवा की कहानी आपको सुनाऊँगी। ये कहानियाँ, ये स्टोरीज़ आपके लिए इसलिए लेकर आ रही हूँ कि ये हमारे लिए एहसास का मुकाम है और हमारे एहसास अगर बेदार नहीं हुए तो वो बेदार हो जाए। हम जो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश खुर्रम फिर रहे हैं तो खुदा के लिए इन सब का एहसास कीजिए। ये जो दो लड़कियां हैं बड़ी खूबसूरत लड़कियां, उनमें से एक लड़की की तस्वीर मैंने अपने थंबनेल पे लगाई है। ये लड़कियां जो हैं न जाने कितनी देर, 2 दिन से ज़्यादा मलबे तले अपनी माँ के साथ दबी हुई थी। माँ इनकी मर गई थी। माँ की लाश जो है वो गलना और सड़ना शुरू हो गई थी। उस लाश की बदबू की वजह से सांस लेना मुश्किल हो रहा था और इन लड़कियों के लिए अपनी माँ के साथ एक एक लम्हा गुजारना अज़ियतनाक हो रहा था। अपने ही प्यारे के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल करने बड़े ही मुश्किल हैं, लेकिन उनको कहना पड़ रहा था इमदादी कारकुनों से। वो जो उनको आवाज़ें दे रहे थे तो वो कह रहे थे कि हमारी वालदा की लाश जो अब सड़ने लगी है, हमारे लिए सांस लेना मुश्किल हो रहा है, हम अब और मज़ीद उनके साथ यहाँ नहीं रह पाएंगे, हम भी मर जाएंगे। ये वो अल्फाज थे उन बेटियों के जो अपनी माँ से टूट कर प्यार करती थी। लेकिन इस वक्त उनकी हालत वो हो गई थी 2 दिन के बाद कि उनके जिस्म का हिस्सा जो है वो डर था कि गैंग्रीन से मुतासर होने जा रहा है। वहाँ से मलबे से उनको निकालने वाले परेशान हो गए थे जिस वक्त उन्होंने कहा कि हमें अपनी टांगें जो हैं ठंडी होती महसूस हो रही हैं, और उनको ये डर और खौफ था कि निकालने से पहले कहीं गैंग्रीन उनके जिस्म पे फैल ना जाए, कहीं शिकार ना हो गए हो गैंग्रीन का। ये बहुत ही तकलीफ़ दे मराहिल थे और उनके ऊपर जो मलबा था उसको निकालना कोई आसान काम नहीं था। ज़रा कहानी आपको ये पूरी सुनाती हूँ जो कि मुस्तफ़ा तुर्क बताते हैं, जो कि इमदादी कारकुन हैं। वो कहते हैं कि हम आवाज़ें दे रहे थे, मरवा इरम, मरवा इरम, क्योंकि हमें मालूम था कि ये 2 लड़कियाँ जो हैं यहाँ नीचे मौजूद हैं। किस तरह उनको मालूम हुआ? वो कहते हैं कि आसपास मौजूद हर शख्स को खामोश रहने के लिए मैंने कह दिया था। अब टीम जो है इन 2 बहनों को तलाश कर रही थी जिनके बारे में दूसरे अफराद ने बताया कि वो अब भी मलबे तले दबी हुई है। उन्होंने गालबन अपने फ़ोन से कोई लास्ट कॉल करके ये बताया था कि हम जिंदा हैं, जब तक कि उनके फ़ोन के सिग्नल्स ऑफ नहीं हो गए थे। हसास आलात की मदद से वो चाहते थे कि किसी भी आवाज़ का पता चलाया जाए, इसलिए सबको उन्होंने कह दिया था कि वो खामोश हो जाएं। आसपास खड़े तमाम लोग उम्मीद लिए चुप साधे खड़े थे और फिर वही हुआ जिसका इंतज़ार था। मुस्तफ़ा कहते हैं, इरम मैं आपके करीब हूँ, आप मुझे सुन सकती हैं? उसके बाद वो कहते हैं कि मुझे एक हाँ की आवाज़ आई, एक लड़की की हाँ की बारीक सी आवाज़ आई। हम में से जो लोग दूर खड़े हैं वो तो उन्हें ना सुन पाए, लेकिन ये वाज़े हो गया था कि इरम हमें जवाब दे रही है। इरम की कुछ दोस्तें भी इस टीम के साथ खड़ी थीं जिनको कि इरम ने फ़ोन करके बताया था कि हम यहाँ ज़िंदा नीचे मौजूद हैं, हमारी माँ की लाश गल रही है, सड़ रही है, हमारे लिए यहाँ सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। उसके बाद वो कहते हैं कि मैंने उस लड़की से कहा कि आप बहुत ज़बरदस्त है, आप पुरसकून रहें और मेरा जवाब दें। उन्होंने कहा अच्छा ये मरवा है, क्योंकि आगे से बताया गया मैं इरम नहीं मरवा हूँ। 24 साला मरवा और उनकी 19 साला बहन इरम जनूबी तुर्की के शहर अंताकिया में 5 मंजिला जो बिल्डिंग अपार्टमेंट है उसके मलबे तले दबी हुई थी। 2 दिन उन्हें हो चुके थे, लेकिन उन्हें ये 2 दिन 2 हफ्तों की तरह महसूस हो रहे थे। आज बुध है, नहीं आपको फंसे हुए 14 दिन नहीं हुए, हमें बस 5 मिनट दें और आप बाहर होंगी। ये बातचीत थी जो कि मुस्तफ़ा और उस लड़की मरवा के दरमियान हो रही थी, क्योंकि मरवा को एहसास ही नहीं हो पा रहा था कि कितने लम्हे गुजर गए हैं, कितने दिन गुजर चुके हैं। वो समझ रही थी गोया 14 दिन गुजर गए हैं। उन्होंने कहा नहीं। अच्छा, अब वो कहते हैं कि हमने कह तो दिया उसे कि बस 5 मिनट, लेकिन हमें पता था कि अभी कई घंटे लग जाएंगे। लेकिन अगर हम उसे कह देते कि अभी से कई घंटे लगेंगे तो वो उम्मीद शायद छोड़ देती, और हमने उनकी उम्मीद को ज़िंदा रखना था कि वो ज़िंदा बच पाए। अच्छा, उसके बाद मरवा और इरम अब थोड़ी थोड़ी उनके साथ बातचीत करना शुरू हो गई थी। मुस्तफ़ा कहते हैं कि उनको लग रहा था कि अब उन्हें ज़िंदगी जो है अपने करीब आती महसूस हो रही है। उनका जो लहजा था वो पहले से अब थोड़ा पुरएतमाद था उन लड़कियों का। अच्छा, इमदादी कारकुनान जो थे उन्होंने हिसाब किताब करके कहा कि लड़कियों तक पहुंचने के लिए उन्हें 2 मीटर तक गहराई तक जो है खुदाई करनी पड़ेगी। लेकिन ये काम बड़ा ही मुश्किल था क्योंकि कंक्रीट थी, सुरंग खोदनी थी, बड़ा ही नाजुक मरहला था और एक गलत कदम जो है वो आफत का सबब बन सकता था। मलबा मज़ीद ऊपर गिर सकता था, इमदादी कारकुनान जो है वो ज़ख्मी हो सकते थे और लड़कियाँ जो हैं उनकी मौत भी मुतवक्के हो सकती थी। अच्छा, अब बुलडोज़र बुलाया जाता है ताकि मोटा कंक्रीट उठाया जाए ताकि जब खुदाई शुरू करें तो इमारत मज़ीद ढेर ना हो। अच्छा, अब क्या होता है कि मुस्तफ़ा लड़कियों से कहते हैं कि जल्दी
हम आप लोगों को कंबल देंगे। उसके बाद वो लड़कियां जो हैं उन्हें बताती हैं कि हम बहुत थके हुए हैं, हमें शदीद ठंड लग रही है। और मुस्तफ़ा उन्हें कहते हैं कि इमदादी कारकुनान जो हैं आपके लिए बहुत फ़िक्रमंद हैं, आप फ़िक्र नहीं करेंगे। उनको ढारस दी जा रही होती है। उसके बाद रात के 8:30 बजे होते हैं, बहुत ही शदीद ठंड है। आपको पता है अंताकिया में काफ़ी ठंड होती है। तो वहाँ पर इस इलाके के लोगों का ये कहना है कि ये इस इलाके की जो उनकी याददाश्त है उसमें सख्त तरीन ठंड में से ठंड है जो इस दफ़ा पड़ रही थी। और ऐसी हालत में मलबे तले दबे होना 2 दिनों से, बग़ैर किसी कंबल, बग़ैर किसी गर्म सामान के। अच्छा, अब इमदादी कारकुनान जो है उन्होंने तेज़ी से खुदाई शुरू की और मलबा अपने हाथों से ही जल्दी जल्दी फेंकना शुरू किया। 2 घंटे के बाद वो कहते हैं कि हमें महसूस हुआ कि जैसे ज़मीन हमारे पैरों तले हिल रही है। ये ज़लज़ले का एक ज़ोरदार आफ्टर शॉक था। ऑपरेशन को इस मौके पर रोकना पड़ा। अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरह का सीन होता है, किस तरह के मनाजिर होते हैं। अच्छा, एक एक ज़िंदगी को बचाने के लिए पूरी कोशिश की जा रही थी, पूरी टीम। वो कहते हैं ना कि गोया एक इंसान को बचाना, गोया पूरी इंसानियत को बचाना। एक एक इंसान की जान बहुत कीमती है। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि हमारी टीमों की हिफाजत हमारे लिए बहुत पहली तरजीह होती है, इसलिए हम लोग फ़ौरन पहले पीछे हटे। 30 मिनट के बाद दोबारा हम वहाँ वापस आए तो उन लड़कियों को होप्स नहीं रही थी। उन्हें लगा था शायद हमें मरने के लिए दोबारा छोड़ दिया गया है। उसके बाद वो कहते हैं कि हमने उन्हें कहा कि नहीं आप परेशान ना हो, हम यहीं पर हैं, हम आपको बाहर निकालेंगे और आपके साथ खाना भी खाएंगे। उन्हें मुसलसल ढारस देने की कोशिश की जा रही थी। अब आधी रात का वक्त था, खुदाई दोबारा शुरू होती है। अब इमदादी कारकुनान जो कई दिनों से जाग रहे थे और इमारत के करीब ही एक छोटी सी आग के गिर्द वो मौजूद थे। हर थोड़ी देर में कुछ चिल्लाता, खामोश हो जाओ, रोशनी बंद कर दी जाती, घुप अंधेरा छा जाता। और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि कंक्रीट में एक छोटा सा सुराख किया ताकि ये देखा जा सके कि लड़कियां जो हैं वो इस वक्त किस हाल में हैं। लड़कियों को मुस्तफ़ा के टॉर्च की रोशनी जो है वो नज़र भी आ रही है कि नहीं आ रही। उसके बाद लड़कियां अंदर से बताती हैं कि हमें रोशनी नज़र आ रही है। उसके बाद एक छोटा सा कैमरा जो है वो नीचे सुराख के ज़रिए भेजा जाता है। ये कैमरा जो है जब नीचे सुराख के ज़रिए भेजा जाता है तो उसमें उन दोनों लड़कियों को देखा जा सकता है, जिसमें दिखाई देता है कि वो दोनों जो है वो ज़िंदा हैं और थोड़ा बहुत हिलजुल कर सकती है। उसके बाद वो उन्हें कहते हैं कि कैमरा अपने करीब खींचे ताकि हम आपको देख सकें। उसके बाद वो कैमरा करीब करती हैं और उनके चेहरे को देखा जा सकता है। ये तस्वीर जो आप इस वक्त मेरे थंबनेल पर देख रहे हैं ये उसी कैमरे की तस्वीर है। उसके बाद वो कहते हैं कि हमारे चेहरे पर सुकून की लहर दौड़ जाती है कि लड़कियां जो है वो सही हालत में हमें दिखाई देती हैं। उसके बाद सुराख जो है उसे बड़ा कर लिया जाता है ताकि हम अंदर जा सके। मगर अचानक ही टीम को एक तशवीश लाहक होती है। अचानक ये तशवीश क्यों लाहक होती है? क्योंकि मरवा उन्हें बताती है कि उन्हें अब शदीद ठंड लगना शुरू हो गई है और उन्हें ऐसे लगता है कि उनके पैर पर कोई भारी चीज़ पड़ी है। ये इसलिए फ़िक्रमंद हो जाते हैं क्योंकि मरवा के पैरों में गैंग्रीन हो जाने का उन्हें डर था। उन्हें ये लगता है कि यह हाइपोथर्मिया की पहली अलामत है, जिसके बाद इंसान का जिस्म मफलूज होना शुरू हो जाता है और जिस्म के उस हिस्से को काट कर अलग करना पड़ जाता है। अब सुबह के 5 बजने लगे थे और सुरंग इतनी बड़ी हो गई थी कि टीम का जो सबसे दुबला और पतला कारकुन था उसको आसानी से सुरंग के ज़रिए नीचे भेजा जा सकता था। तो उसको जब नीचे भेजा जाता है कि वो नीचे जाए और उनका हाथ थामने के काबिल हो, और जब वो उनका हाथ थामने के काबिल होता है तो फिर वो इरम को बाहर निकालने की कोशिश करता है। इरम बताती है कि हमारी वालदा की लाश सड़ने लगी है और हमारा सांस लेना मुश्किल होता जा रहा है। ये लड़कियां कई दिन से अपनी फौत हुई वालदा के साथ इसी मलबे में पड़ी थी और किस कदर सदमे की ये बात है कि एक इंसान अपनी ज़िंदगी की कीमती तरीन हस्ती को इस तरह से छोड़ने पर मजबूर हो जाए। अपनी माँ के साथ वो कौन सा लम्हा होगा कि वो नहीं रहना चाहती होंगी, शायद कभी भी उसको छोड़ना ना चाहती होंगी, लेकिन हालत कुछ ऐसी हो गई कि उन्हें छोड़ना पड़ा था। हाँ, एक तरफ उनकी परेशान खड़ी दोस्तें होती हैं और उनको भी उनकी तस्वीर दिखाई जाती है कि आप देखिए वो बेहतर है और हम उनको जल्द ही बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद इमरजेंसी कंबल स्ट्रेचर सब तैयार होते हैं। 6:30 बजे सबसे पहले इरम को निकाला जाता है। बैक वक्त हंस भी रही होती है और रो भी रही होती है। जाहिर सी बात है, ज़िंदगी की खुशी जो से मिलती है लेकिन साथ ही साथ अपनों को खो देने का गम। उसके बाद वो मिन्नत समाजत करती है इमदादी कारकुनों को कि मेरी बहन मरवा को अंदर ना छोड़ना, खुदा के लिए उसको बचा लें, मरवा को भी निकालिएगा ज़रूर, हम उससे वादा करते हैं। वो कहते हैं कि हसन कहते हैं कि हम उनसे वादा करते हैं कि हम उसको ज़रूर निकालेंगे। लेकिन मरवा को निकालने में मज़ीद 30 मिनट लग जाते हैं। हम आराम से ये काम कर रहे होते हैं कि मरवा को कोई नुकसान ना पहुँचे और उसके पैरों पर जो कंक्रीट पड़ा था उसको हटाना भी बहुत ज़रूरी था। लेकिन ऑपरेशन आखिर में कामयाब हो जाता है। जब मरवा को निकाला जाता है तो वहाँ पर सब लोग तालियाँ बजाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। मरवा को दर्द से चिल्लाते हुए हम सुनते हैं। वो हैरान होती है, कहती है क्या मैं वाकई ज़िंदा हूँ? तो मुस्तफ़ा कहते हैं कि मैं उसे कहता हूँ जी हाँ प्यारी बच्ची, तुम भी ज़िंदा हो। उनके दोस्त जो वहाँ खड़े होते हैं सब अपने आंसू पर काबू नहीं पा पाते और उसके बाद सब उनके गले लग जाते हैं। इन दोनों बहनों को एम्बुलेंस में सवार करवा के फील्ड हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाता है।
उसके बाद वो कहते हैं कि हमने वहाँ खड़े होकर फिर बार बार आवाज़ दी कि कोई है जो हमारी आवाज़ सुने, कोई सुन रहा है तो हमें जवाब दे। ये कहते हैं कि हमारी आखिरी कॉल थी। वो कहते हैं कि मैंने कहा अगर कोई मेरी आवाज़ सुन रहा है तो जवाब दे, अगर जवाब नहीं दे सकते तो ज़मीन को छूने की कोशिश करें। तकरीबन वो कहते हैं कि मिन्नत समाजत कर रहे होते हैं हम, हर जगह हर ज़ाविये से आवाज़ देते हैं और फिर भारी कदमों के साथ और उदास चेहरे के साथ हम वहाँ से पलट आते हैं कि उसके बाद और भी मज़ीद लोगों को बचाने का अमल जो है वो जारी रखना था। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। आप सबको अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। अपने भाइयों का ख्याल कीजिएगा, ज़रूर 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 हाथ आगे बढ़ाइएगा। अल्लाह ताला हम सब का हम नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।